ह्यूमन ज्योग्राफी, आखिर ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है? ऐसी ज्योग्राफी जिसमें ह्यूमन और नेचर को कनेक्ट किया जाता है। आज हम उसी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इट्स स्कोप एंड क्लासिफिकेशन। Hello everyone, myself Priyanka Bhadoria. We are going to discuss first chapter of 12th class, that is Geography, Human Geography as an introduction and its classification. First slide में या इसके first topic में हम देखेंगे कि ज्योग्राफी क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, हमारे आसपास के नेचर कैसा है, वहाँ की स्पीसीज कैसी है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, ह्यूमन वहाँ पर कैसे रह रहा है और उसने अपने क्लाइमेट को, अपनी सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे अडॉप्ट किया है। तो ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं? ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी की भी एक और ब्रांच है जिसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं, जो कि ह्यूमन और नेचर के रिलेशन को, उनके कनेक्शन को बताती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि Geography is a fascinating field that explores every event on earth through both systematic and regional lenses. हम क्या करते हैं? ज्योग्राफी में अपने पूरे अर्थ का, यूनिवर्स का, सबका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में, रीजनल वे में। बड़ी बड़ी चीजों को भी देखते हैं, फिर उनके अंदर छोटी छोटी चीजों को भी देखते हैं, जिसको मैक्रो या माइक्रो स्टडी कहते हैं। कि बड़े स्तर पर अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो उसको सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं, या छोटी छोटी चीजों को जब हम देखते हैं तो उसको रीजनल स्टडी बोलते हैं, या उसको रीजनल लेंसेज से देखना, माइक्रो वे में देखना। ह्यूमन ज्योग्राफी deal with how human societies interact with physical environment. Physical environment का मतलब हमें अपने आसपास जो चीजें दिखाई दे रही हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, प्लेट्यू, ये सब क्या है? ये फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है। तो हमारा कनेक्शन या ह्यूमन का कनेक्शन, ह्यूमन सोसाइटी का कनेक्शन उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, ये सारी चीजें हमको किस में देखने को मिलेंगी? ज्योग्राफी में या ह्यूमन ज्योग्राफी में। स्कॉलर्स लाइक रेडजेल, एलन सेम्पल एंड पॉल विडाल डी ब्लैचे highlighted its dynamic and interconnected nature. बहुत सारे जो थिंकर्स हैं या स्कॉलर्स हैं ज्योग्राफी के, जिन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ा है, उनके नाम ये दिए गए हैं। उसमें पॉल डी विलाल आते हैं, रेडजेल आते हैं, शैम्पल आते हैं, इसके अलावा ग्रिफिथ टेलर भी आते हैं। ये सारे लोग जो है ना, ज्योग्राफी को किस तरीके से ह्यूमन पर्सपेक्टिव में पढ़ा जाना चाहिए, उसकी ह्यूमन अप्रोच कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है ये टॉपिक, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। किस तरीके से, ये आपको एक बार दिया गया है जिसमें पूरी चीज है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। कैसे हमने नेचर को अडॉप्ट किया और कैसे नेचर को हमने अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, ये चीज हम स्टडी करेंगे। इनके 3 डायमेंशन है, 3 तरीके या 3 अप्रोच है। पहली अप्रोच कहती है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, कि कैसे मानव ने प्रकृतिकरण किया, या मानवीय प्रकृतिकरण जिसको हम कहते हैं, कि कैसे हमने हमारे क्लाइमेट को या हमारे एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट किया। पहली अप्रोच, इसको हम डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। दूसरी अप्रोच कहती है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ पे मानव का प्रकृतिकरण हुआ है और इसमें प्रकृति का मानवीकरण हुआ, और इन दोनों के बीच की अप्रोच जो है उसको न्यू डिटर्मिनिज्म नाम दिया जाता है। ये तीनों अप्रोचेस क्या कहती हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली अप्रोच है जिसका नाम है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। आप देखेंगे जब हम प्रिमिटिव स्टेज में थे, जब हम आदि मानव थे, तो किस तरीके से हमने जंगल में रहना चालू किया होगा, कैसे हम जंगल के जो जंगली जानवर थे, वाइल्ड लाइफ थी, उनके साथ इंटरकनेक्ट होकर रहते थे, उनके साथ तालमेल मिलाकर रहते थे। आसपास का जो क्लाइमेट था उसको कैसे अडेप्ट कर पाते, उसमें सर्वाइव कर पाते थे। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में। ये जो अप्रोच है ये कहती है कि मानव ने शुरुआत में प्रकृति के अनुकूल खुद को ढाला। उसने देखा कि सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है तो गुफाओं में चला गया, जानवरों की खाल ओढ़ ली, या और भी तरीके से उसने देखा कि जब उसको लगा कि हमारा जो अर्थ है या हमारा जो प्लेनेट है उसमें कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिनके बारे में वो जान ही नहीं पा रहे थे। जैसे अचानक से कभी बाढ़ आ गई, अचानक से कभी वोल्केनो फट गया, तो वो क्या हुआ,
उसने प्रकृति के लिए या प्रकृति की तरफ खुद को सरेंडर किया, उससे डरा, उसके अंदर फियर भी थी। और कहीं ना कहीं इसी इन्हीं रीजन से हम देखते हैं धर्म या किसी बिलीफ का ओरिजिन हुआ या उसकी उत्पत्ति हुई। जैसे कहा जाता है कि जब जो अर्ली स्टेज था या प्रिमिटिव स्टेज था, उसमें लोगों को या हमारा जो मानव था उसको डर लगा होगा आग से, तो उसने क्या किया, एक अग्निदेव मान लिया और उनकी पूजा करनी चालू कर दी। कोई वर्षा के देवता मान लिए तो उनकी पूजा करनी चालू कर दी। तो प्रकृति की तरफ वो क्या हुआ, खुद को सरेंडर कर दिया उसने कि हमें आपसे बहुत डर लग रहा है, हम आपके बारे में नहीं जानते। तो इस स्टेज को क्या बोला गया, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मानव का प्रकटीकरण। Human beings engaged with physical environment through technology which reflects level of cultural development in society। आज हम देखेंगे कि हम engage होते जा रहे हैं अपनी सोसाइटी से, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है। हम सड़क, जहाँ माउंटेन थे, पहाड़ थे, उसको काट के रोड बना लिया, बहुत सारी चीजें करें, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ह्यूमन बींग्स आर एबल टू क्रिएट टेक्नोलॉजी, आजकल हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर पाते हैं। डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज, जितने भी हमारे प्राकृतिक नियम कानून है हम उनको जानते हैं। ग्रेविटी क्या होती है, फ्रिक्शन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। पहले ऐसा नहीं जानते थे। इन्हीं नॉलेज की वजह से जब हमको मालूम चला कि फ्रिक्शन क्या होता है, हीट क्या होती, कैसे दोनों जनरेट होते, तो हमने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ फायर। जब हमने थोड़ी बहुत चीजें जानी, उससे हमने नए कानून बनाए या किसी और चीज की खोज की, फ्रिक्शन के बारे में जाना, हीट के बारे में जाना, तो हमने पत्थर को रगड़ा, उससे क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ, आग की खोज हुई। In the same way, discovering the secrets of DNA and genetics allowed us to overcome many diseases। धीरे धीरे हमने DNA के बारे में जाना, जेनेटिक्स को पढ़ा। आज हम बहुत सारी जेनेटिकल बीमारियां जो है, डिजीजेस जो है, उनको खत्म कर पाते हैं, उनका एलिमिनेट कर पाते हैं या उनका इलाज कर पाते हैं। इन द अर्ली स्टेजेस ह्यूमन अडॉप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर because the level of technology was very low and the stage of human social development was also primitive। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में हमको ये नियम नहीं पता थे, कैसे प्रकृति काम करती है, उसके क्या सिद्धांत हैं, क्या नहीं, ये नहीं जानते थे। इसीलिए हमने क्या किया, उस एज में खुद को सरेंडर किया और जैसा नेचर ने हमसे कहा, जैसा उसने डिक्टेट किया, अब बाढ़ आई तो हम उसके हिसाब से खुद को अडॉप्ट करने लगे, खुद को अडेप्ट करने लगे। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो उस हिसाब से हमने खुद को अडेप्ट किया। सर्दी पड़ी तो इसीलिए देखते हो जो साइबेरिया में लोग रह रहे हैं वो ठंड में भी रह पा रहे, थार डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट में रहने वाले लोग वहां भी रह पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति के अनुसार खुद को अडॉप्ट किया, खुद को ढाला। द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर वॉज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसको नियतिवाद कहते थे, पर्यावरण नियतिवाद कहते थे कि जैसा पर्यावरण ने हमसे कहा, हमने उसको अपनी नियति मान लिया, हमने उसको अपनी किस्मत या फेट मान लिया। तो इस तरीके से शुरुआत में जो ह्यूमन का और नेचर का इंटरेक्शन था उसको हम क्या कहते थे, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इस शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पर्यावरण नियतिवाद या इसी को बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। मानव ने प्रकृति के अनुसार खुद को ढाला, उसके अनुरूप खुद को डाला, तो मानव का क्या हो गया, प्रकृतिकरण हो गया। इन द पीरियड ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट we can imagine naturalized human who was closely connected to nature, listen to its sign, feared its power and worshipped it। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि हमको नहीं पता था कि कैसे प्रकृति काम करती है, उसके नियम कायदे कानून, तो जैसा उसने कहा हमने उसके साइन जो थे उसको माना, एक्सेप्ट किया। हमने उससे थोड़ा सा डर भी लगा, उसके सामने खुद को सरेंडर भी किया और उसकी वर्शिप भी करनी चालू की, पूजा भी करनी चालू की। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी की कौन सी अप्रोच है, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरण नियतिवाद या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अगला जो टर्म है या अगली जो स्टेज है ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसका नाम है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण। अब हमको क्या मालूम चल गया, बहुत सारी हमने पढ़ाई कर ली, हमको साइंस के कुछ नियम कायदे कानून पता चल गए, न्यूटन्स के लॉ मिल गए, ग्रेविटी मिल गई, फ्रिक्शन मिल गया, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली, जीआईएस बना लिया, जीपीएस बना लिया। अब अर्थ के अंदर क्या है हम वो भी जानते हैं, अर्थ के ऊपर क्या है वो भी जानते हैं। रिमोट सेंसिंग की मदद से हम हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जो चीजें हैं जिनके हम टच में नहीं है उनके बारे में भी हम जानने लगे। अब हमने क्या करना चालू किया,
प्रकृति को कंट्रोल करना चालू किया, उस पर अपनी सुप्रीमेसी को इम्प्लीमेंट किया। जैसे पहाड़ बहुत ज्यादा कठिन थे, उन पर चलना कठिन था, हमने क्या किया, उनको काटा और रोड बना दी। हमने नदी पर डैम बना दिए। अगर कहीं वोल्केनो आया तो हमने वहां से हटाकर किसी दूसरी जगह पर अपनी सोसाइटी, अपना रेजिडेंसी बना ली। तो अब हम क्या करने लगे, उसको कंट्रोल करने लगे। ये अप्रोच कही जाती है पॉसिबलिज्म, कि मानव के अंदर वो सारी कैपेसिटी है जो किसी असंभव चीज को संभव बना सकती है। पहले पहाड़ों पर चढ़ना कठिन था, एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन किसी व्यक्ति के दिमाग में आया कि क्यों ना इस पे चढ़ा जाए, तो आज जाते हैं लोग, माउंटेन को क्लाइंब करने जाते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, अलग अलग से एडवेंचरस स्पोर्ट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो ये कहती है कि अब हम प्रकृति के अनुसार खुद को ना ढालें, बल्कि प्रकृति को अपने अनुरूप बना ले, अपनी जरूरतों के अनुरूप बना ले। हमारी जो जरूरत है उसको हम अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता के दम पर पूरा करने की कोशिश करें। इस अप्रोच को पॉसिबलिज्म भी कहा जाता है, संभववाद भी कहा जाता है। occurs as human development better and more efficient technology created possibilities with the resources obtained from the environment। हमें जो चीजें मिली थी, जो रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से मिले थे, हमने उनका इस्तेमाल करना चालू किया। उनसे जो जो चीजें हमको करनी थी वो चीजें की, वो सारी पॉसिबिलिटीज को पूरा किया जो की जा सकती थी। दिस लीड टू द क्रिएशन ऑफ कल्चरल लैंडस्केप एज ह्यूमन मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ फ्रीडम। इससे क्या हुआ, कल्चरल लैंडस्केप बना। हमने प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस किया और बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगे। अब हमने क्या किया कि प्रकृति को अपने साथ जोड़ा, ना कि उसके साथ जुड़ते जा रहे थे। शुरुआत में हम क्या कर रहे थे कि हमें डर लगा, हमने सरेंडर कर दिया, हमने पूजा चालू कर दी, लेकिन अब हम वहां तक पहुंच जाते हैं। आग से अब हमें डर लग रहा है, आग का हम और भी इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना बनाने में, कहीं किसी और काम में, बहुत सारी चीजें उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। विंड है, हवा, पहले बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता होगा, हमको डर लगता, अब हमने क्या किया, उससे विंड एनर्जी बनानी चालू कर दी। तापमान से या टेम्परेचर की मदद से, अलग सूरज की मदद से हमने सोलर एनर्जी बना दी। अब क्या करने लगे, हमको जहां रिसोर्सेज दिखे वहां हमने अपनी जरूरत को पूरा करना चालू कर दिया। पहले हम बेसिक नीड की बात करते थे, अब हमको चाहिए फ्रीडम। हम पहले की स्टेज को बोलते थे स्टेट ऑफ नेसेसिटी, जरूरत की अवस्था। अब हम बोलते हैं अब हमको चाहिए स्वतंत्रता की अवस्था में है, हमारे अंदर कैपेसिटी है तो हम वो सारा काम कर सकते हैं, स्टेट ऑफ फ्रीडम में है। अब earlier scholars terms this as possibilism, where nature provide opportunities and human created possibilities with environment। इसको शुरुआत में नाम दिया गया था पॉसिबलिज्म, कि हमको जरूरत मिली, हमारे अंदर क्षमताएं थी, पॉसिबल किया हमने उस चीज को। ह्यूमन एक्टिविटीज लीव इम्प्रिंट्स ऑन नेचर, एग्जांपल ऑफ विच इंक्लूड हेल्थ रिजॉर्ट ऑन हाईलैंड्स, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स, फील्ड ऑर्चार्ड्स, पास्चर्स इन प्लेन, पोर्ट्स ऑन कोस्ट, ओशियनिक रूट्स, सैटेलाइट्स इन स्पेस। शुरुआत में हमको कुछ नहीं पता है, बाद में हमें अपनी कैपेसिटी पता चली, हमें अपनी क्षमताएं पता चली। अब हम क्या कर रहे हैं, जहां पर पहाड़ है वहां हमने रिजॉर्ट बना दिए, ओशियन था वहां पर हमने पोर्ट्स बना दी, कोस्टल एरियाज में हमने शिपयार्ड वगैरह बना दिए। जहां भी हमको जरूरत दिखी वहां हमने अपनी चीजों को फैलाया, हमने अर्बन स्प्रॉल किया, मतलब हमने अपनी कॉलोनी का विस्तार किया। पहले हम जंगल में छोटे से इलाके में रह रहे थे, कहीं गुफा मिल गई थी उसी में रहने लगे। अब हमने क्या बनाया, बिल्डिंग्स बनाई, घर बनाए, रिजॉर्ट बनाए। इन सबको हमने नाम दिया पॉसिबलिज्म, संभववाद, या इसी पूरी अप्रोच को कहा जाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति मानव के अनुरूप ढले, ना कि मानव प्रकृति के अनुरूप। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर देयरफॉर इन्वॉल्व्स मॉडर्न सोसाइटीज ओवरकमिंग एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स थ्रू टेक्नोलॉजी। इससे ये भी हो रहा है कि हमारे जो पर्यावरण है उसका भी ह्रास हो रहा है, कहीं ना कहीं वो भी सिकुड़ता जा रहा है। तो एक और नई अप्रोच आती है इसके बाद, जिसको हम नाम देते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म, नव नियतिवाद। पहले क्या था, पर्यावरण नियतिवाद, कि हम पर्यावरण के अनुरूप ढले। फिर हमने क्या किया, पर्यावरण को अपने अनुरूप ढाला, लेकिन इससे क्या हुआ, बहुत सारी चीजें, दिक्कतें आने लगी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था उत्तरकाशी में बहुत ज्यादा फ्लड आई, क्लाउड बस्ट हुआ, उससे पूरा का पूरा एक रेजिडेंसी, पूरा के एक एरिया जो है बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो इससे क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा हम खुद का विस्तार कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचर जो है
चैलेंज कर रहा है हमें, नेचुरल रिस्पॉन्स कर रहा है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो अपना पुराना वाला जो जोन था या पुराना वाला जैसा उसका स्ट्रक्चर था उसमें आना चाहता है। नदियां जो थी उनका कैचमेंट एरिया पहले बहुत बड़ा था, अब हमने उसको क्या किया, कम करते करते उसमें सोसाइटी बना दी, शहर बना दिए, सड़क बना दिया, पानी अब्सॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, उसका कैचमेंट एरिया सिकुड़ता जा रहा है। तो नदी क्या करती है, बाढ़ लाती है, अपने पानी का विस्तार जब होता है तो बाढ़ आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इससे इंसान को भी नुकसान हो रहा है, प्रकृति को भी हास हो रहा है, हमारा नेचर भी है जो है वो धीरे धीरे स्पॉइल होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है। तो इसके लिए हम एक नई अप्रोच लाए जिसका नाम है नियो डिटर्मिनिज्म, नव नियतिवाद। इसको ग्रिफिथ टेलर ने प्रपोज किया था। ये क्या कहते हैं कि हमको अब बीच का रास्ता अपनाना है, ना तो हमको डर के रहना है, ना ही उस पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है। स्टेट ऑफ फ्रीडम में ना रहकर हम लिमिट्स में रहें कि उस पर कंट्रोल भी ना हो और अपनी जरूरतों को भी ना कम करें। जैसा कि आज आप देखते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म चलता है कि हम ऐसे विकास करें कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी रिसोर्सेज मिल सकें। तो इसी अप्रोच को बोलते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म। Neo determinism introduced by Griffith Taylor represent a middle path, बीच के रास्ते की बात करता है between environment, determinism and possibilism। इन दोनों के बीच का जो रास्ता है उसको हम न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं, suggesting that human actions are regulated by nature in a manner similar to traffic lights where signals dictate when to stop, get set and go। न्यू डिटर्मिनिज्म बात करता है इंसान पर कंट्रोल लगाने की। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल होता है, ग्रीन लाइट हमें बताती है कि अब हमको चलना है, येलो लाइट बताती है कि थोड़ी देर रुकना है, रेड बताती है कि अभी नहीं जाना है। तो इसी तरीके से न्यू डिटर्मिनिज्म बताता है कि हमको कितनी मात्रा में डेवलपमेंट करना है, कितना डेवलपमेंट करना है, कौन से एरिया में करना है, किससे नुकसान हो सकता है, किससे फायदा मिल सकता है, इसका भी ध्यान रखना है। इट ऑल्सो नोन एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है न्यू डिटर्मिनिज्म को, कि आप एक मात्रा में थोड़ा सा आगे जा सकते हो नियतिवाद की तरफ। द कॉन्सेप्ट emphasizes that development and progress are achievable by respecting following the environment cues and limits, avoiding the extremes of absolute necessity, environmental determinism, absolute freedom, possibilism। ये कहता है कि हमको बीच का रास्ता अपना लेना चाहिए, ना तो हम एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म की बात करें, ना ही हम एब्सोल्यूट पॉसिबिलिज्म की बात करें। बीच का रास्ता अपनाएं और तरीके से डेवलपमेंट करें। हम ये भी देखें कि हमारी लिमिट्स क्या है, प्रकृति की लिमिट्स क्या है, प्रकृति हमें कितना दे सकती है उतना ही तो लेंगे। जैसे हमको पता है कि हिमालयंस में मिनरल्स है, बहुत सारे मिनरल्स है, पर हम वहां पर जाकर माइनिंग नहीं करने लगे क्योंकि हमारी बहुत बड़ी इकोलॉजी को उससे हार्म हो सकता है। हमने हिमालयंस एरियाज में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया है। उसका रीजन आज आप देखते हो कभी भी क्लाउड बस्ट हो जाते हैं, कभी भी फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक भी कई जगह पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी लिमिट में रहना है। Neo determinism indicate that human possibilities for development exist with environmental limits। Neo determinism कहता है कि मानव की अपनी संभावनाएं हैं, मानव की अपनी क्षमताएं हैं, पर पर्यावरण की लिमिट के अंदर। एंड एक्सीडिंग दीज लिमिट्स लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एज सीन इन इश्यूज लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसीडिंग ग्लेशियर्स एंड डिग्रेडिंग लैंड्स। न्यू डिटर्मिनिज्म कहता है कि हमें पर्यावरण की लिमिट में, पर्यावरण हमको जितना दे सकता है हमको उससे उतना ही लेना है। हम बहुत ज्यादा लेने लगे हैं तो कौन कौन से कॉजेज हमको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारी जो लैंड्स है उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही, बहुत ज्यादा हमने एग्रीकल्चर में ये जो आपके पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स डाल डाल के, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल डाल के उनकी फर्टिलिटी को कम कर दिया है। मिट्टी जो है वो कम फर्टाइल हो गई है। तो इससे क्या हो रहा है, कभी भी फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, बहुत भारी भारी डैम बना दिए जिससे हमारी क्रस्ट पर भी, अर्थ का जो ऊपरी वाला स्ट्रक्चर है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी कमजोर होता है। तो कहीं ना कहीं ये रीजन हम देखते हैं, अर्थक्वेक का भी बड़ा रीजन बनता है। तो जब हम बहुत ज्यादा अपनी लिमिट से आगे
नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नेचर रिस्पॉन्स करता है और बहुत वायलेंट होकर रिस्पॉन्स करता है, उसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो कहीं ना कहीं हमने 3 अप्रोचेस पढ़ी। पहली अप्रोच ये बोलती है कि नेचर जो ह्यूमन जो था नेचर के अकॉर्डिंग था, फिर हमने क्या किया, नेचर को कंट्रोल किया। लेकिन न्यू डिटर्मिनिज्म क्या कहता है, बीच का रास्ता अपनाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, आगे की पीढ़ियों को भी रिसोर्सेज मिल सके, वो भी जीवन जी सके, उनके पास भी पानी हो, खाना हो, मिनरल्स हो, ऑयल हो, ये सारी चीजें हो। तो न्यू डिटर्मिनिज्म अप्रोच जो है ह्यूमन ज्योग्राफी की एक अच्छी अप्रोच है, जिसको ग्रिफिथ टेलर ने प्रपोज किया या इंट्रोड्यूस किया। The unrestricted exploitation of nature by development economies has resulted in severe environmental consequences, highlighting the need for balanced approach, respect environmental constraints while pursuing development। यही जो अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, वो न्यू डिटर्मिनिज्म के अंदर भी कहा जाता है कि हमको इन्वायरमेंटल की लिमिट में रहकर अपना विकास करना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। अगर हम हानि कम चाहते हैं, प्रकृति का रौद्र रूप ना देखें, तो हमको भी अपने कामों पर अंकुश लगाना चाहिए। जहां पर जो चीज की जा सकती है वहीं पर करो, जहां रोड बनाई जा सकती है वहीं बनाओ, जहां डैम्स बनाए जा सकते हैं वहीं बनाओ। हमारा साइंस बहुत डेवलप हो चुका है, अब तो हम चेक कर सकते हैं ना कि कहाँ पर मोहरोबिक जो रॉक्स है, जो बड़े हैवी डैम्स होते हैं, वो वहीं बनाए जाते हैं जहां पर मोहरोबिक रॉक्स होती हैं। ये ज्योग्राफी में जब आप रॉक पढ़ोगे तो उनके बीच का हिस्सा जो होता है उसको भी पढ़ोगे, तो वहां पर देख लिया जाता है कि ये मजबूत है कि नहीं है, वहीं पे डैम बनाओ। हिमालयन एरियाज में कंस्ट्रक्शन क्यों करें? तो जब हम उस अपनी लिमिट देखेंगे और पर्यावरण हमको कितना दे सकता है उतना ही लेंगे, तो हम एक बैलेंस एनवायरनमेंट में, बैलेंस ज्योग्राफी में रह सकेंगे। न्यू डिटर्मिनिज्म एम्स टू हार्मोनाइज ह्यूमन प्रोग्रेस with environmental sustainability, ensuring that development is pursued responsibility to prevent irreversible damage to the natural world, thereby ending to dichotomy of either or। हमको क्या करना है, इसमें नहीं फंसना है कि हमको ये चाहिए या चाहिए, ईदर और में नहीं फंसना है, हमको बीच का रास्ता देखना है कि ये या ये के अलावा नहीं, बीच में देख लो कि क्या मिल सकता है हमको, कितना हम उससे ले सकते हैं। यही अप्रोच जो है न्यू डिटर्मिनिज्म बताती है। तो आज के टॉपिक में हमने ये 3 अप्रोचेस पढ़ी। पहली अप्रोच जो थी वो थी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरण नियतिवाद या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। दूसरा हमने पढ़ा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जिसको हमने बोला पॉसिबलिज्म। तीसरा हमने पढ़ा न्यू डिटर्मिनिज्म, जिसको ग्रिफिथ टेलर ने प्रपोज किया। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि ज्योग्राफी को हम किस तरीके से ह्यूमन और नेचर के साथ इंटरकनेक्ट या रिलेट कर सकते हैं, और अपनी ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी को अपने नेचर को प्रिवेंट करने के लिए हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, हमको न्यू डिटर्मिनिज्म अप्रोच की जरूरत है, बैलेंस की जरूरत है, सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। इसी तरीके से अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो और आप इसको और डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और इस टॉपिक को, इस टॉपिक को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।